जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ, आज के इस बहुत ही खास गहरे विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही मजेदार चीजों पर बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हमारे स्टडी टेक के स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा मोटिवेशनल कोट हो जाए। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल सही। तो इसी हौसले के साथ आज हम स्टडी टेक की उन शानदार स्लाइड्स को डिकोड करेंगे जो हिंदी व्याकरण के सबसे कंफ्यूज करने वाले टॉपिक पर हैं। मेरा मतलब है विलोम शब्द। हाँ, और ये कोई आम रटने वाली क्लास नहीं है। इन स्लाइड्स में जो ट्रिक्स और फनी पिक्चर्स है ना, उनके जरिए हम समझेंगे कि शब्दों का असली खेल क्या है। एकदम। जब कोई परीक्षा हॉल में बैठता है तो भाषा का वो जो लचीलापन होता है ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, वहां शब्दों का चुनाव भावनाओं पर नहीं बल्कि कठोर व्याकरणिक नियमों पर परखा जाता है। राजा का गरीब क्यों नहीं हो सकता, ये समझना ही इस पूरी चुनौती को समझने की पहली सीढ़ी है। तो मतलब ये रटने का विषय है ही नहीं, क्योंकि स्रोत भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ये एक तरह के गणितीय नियम पर काम करते हैं। एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। रटने की उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परीक्षक छात्रों को फंसाने के लिए जाल कहाँ बिछाता है। और यहीं से हमारा सबसे शक्तिशाली नियम सामने आता है, जिसे हम विलोम शब्दों का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ये है सजातीयता का सिद्धांत। सजातीयता का सिद्धांत मतलब क्या शब्दों की अपनी कोई जन्मजात श्रेणी या परिवार होता है? बहुत ही सुंदर तरीके से पूछा आपने। सजातीय का सीधा सा अर्थ है एक ही जाति या एक ही श्रेणी का होना। व्याकरण की दुनिया में ये एक पत्थर की लकीर जैसा गणितीय सूत्र है। ओके। नियम ये कहता है कि किसी भी शब्द का विलोम हमेशा उसी व्याकरणिक श्रेणी का होना चाहिए जिस श्रेणी का वो मूल शब्द है। अच्छा, मतलब अगर शब्द संस्कृत का है तो विलोम भी संस्कृत का होगा? 100%। हिंदी भाषा में कुछ शब्द तत्सम होते हैं, यानी वो जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे आ गए हैं, और दूसरे तद्भव होते हैं जो बोलचाल के कारण बदल गए हैं। तो सजातीयता का नियम ये कहता है कि तत्सम का जोड़ा तत्सम से बनेगा और तद्भव का तद्भव से। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, अगर मूल शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा। विशेषण है तो विलोम भी विशेषण ही होगा। मतलब हम श्रेणियों को आपस में मिला नहीं सकते। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसे मैं एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शाही शादी में जा रहा है और उसने एक बेहतरीन थ्री पीस सूट पहना है। अब उस सूट के साथ वो फॉर्मल चमड़े के जूते ही पहनेगा ना। अगर वो सूट के नीचे दौड़ने वाले स्नीकर्स पहन ले तो वो अजीब लगेगा। बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि स्नीकर्स की श्रेणी अलग हो जाती है। वैसे ही तत्सम शब्द वाले सूट के साथ तत्सम विलोम वाले फॉर्मल जूते ही जंचेंगे, है ना? ये तुलना बहुत ही लाजवाब है। परीक्षा में विकल्पों को छांटने, यानी वो जो एलिमिनेशन मेथड है, उसमें ये नियम सबसे ज्यादा कारगर है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक सवाल आ रहा है। स्रोत सामग्री में एक उदाहरण दिया है अंधकार और प्रकाश का। हाँ। अब देखिए, आम बोलचाल में हम कई बार कह देते हैं कि अंधकार छंटेगा और उजाला आएगा। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बेझिझक इन शब्दों को मिलाते हैं। तो फिर परीक्षा में अंधकार का विलोम उजाला लिखना गलत क्यों है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि प्रतियोगी परीक्षा किसी की रोजमर्रा की भाषा या सड़क वाली हिंदी का परीक्षण नहीं कर रही है। सही बात है। वो भाषा के मानकीकरण की जांच कर रही है। जब हम अंधकार कहते हैं तो वो एक विशुद्ध तत्सम शब्द है, संस्कृतनिष्ठ है, इसलिए उसका सटीक और सजातीय विलोम प्रकाश ही होगा जो खुद तत्सम है। ओहो, और उजाला? उजाला भले ही अर्थ के लिहाज से उजाले का बोध कराता हो, लेकिन व्याकरणिक रूप से वो एक तद्भव शब्द है। वो उज्ज्वल से बिगड़कर बना है। अच्छा। हाँ। तो उजाला का विलोम हमेशा तद्भव श्रेणी का शब्द अंधेरा होगा। बिल्कुल। अंधकार के साथ उजाला जोड़ना, वही सूट के साथ स्नीकर्स पहनने वाली बात हो गई। परीक्षक जानबूझकर विकल्पों में उजाला डालता है ताकि लोग आदत के कारण फंस जाएं। अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है कि विकल्प इतने भ्रमित करने वाले क्यों होते हैं। जैसे कठिन एक तत्सम शब्द है, तो नियम के अनुसार इसका विलोम सरल होगा, आसान नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर विकल्प में आसान दिया है और अर्थ सही भी लग रहा है तो भी वो गलत है, क्योंकि आसान का सही विलोम मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि मुश्किल और आसान दोनों बाहरी भाषाओं के शब्द हैं। तो अब वापस लौटते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी।
राजा का विलोम। हाँ, तो राजा का गरीब क्यों नहीं हो सकता? अर्थ के हिसाब से तो राजा मतलब जिसके पास सत्ता है और गरीब मतलब जिसके पास कुछ नहीं। अर्थ के हिसाब से ये सही लगता है, लेकिन व्याकरणिक उत्पत्ति के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी भूल है। राजा एक तत्सम शब्द है। इसका सजातीय विलोम या तो रंक होगा या फिर संदर्भ के अनुसार प्रजा होगा। और गरीब? गरीब एक अरबी भाषा का शब्द है जो हमारी बोलचाल में आ गया है। गरीब का सजातीय विलोम अमीर होता है, जो खुद भी अरबी मूल का ही शब्द है। संस्कृत के राजा के साथ अरबी के गरीब को बिठाना पूरी तरह अमान्य है। अरे वाह, ये सच में आंखें खोलने वाला तथ्य है। मतलब सिर्फ शब्द के अर्थ पर नहीं रुकना है, उसके परिवार को भी खोजना है। लेकिन जब ये समझ आ जाता है कि शब्द उसी जाति का होना चाहिए, तो अगला सवाल ये उठता है कि इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है? क्या कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिससे कोई भी उम्मीदवार बिना पूरा शब्दकोश रटे शब्दों को समझ सके? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और इसका जवाब उपसर्गों के विज्ञान में छिपा है। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। हाँ, अगर शब्दों की जाति समझना हमारा पहला नियम था, तो शब्दों का निर्माण समझना हमारा दूसरा सबसे बड़ा हथियार है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ज्यादातर विलोम शब्द कोई बिल्कुल नए शब्द नहीं होते। तो वो क्या होते हैं? वो अक्सर मूल शब्द के आगे सिर्फ एक उपसर्ग बदलकर बनाए जाते हैं। उपसर्ग सच में भाषा के दिशा सूचक यंत्र हैं। तो मतलब क्या ये उपसर्ग शब्दों के मूल ढांचे या डीएनए की तरह काम करते हैं, जो जुड़ते ही उनका पूरा अर्थ पलट देते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ठीक वैसा ही है। अगर किसी को इन 8-10 प्रमुख उपसर्गों का खेल समझ आ गया, तो शब्दों को रटने का बोझ 80% तक कम हो जाता है। लोग परीक्षा हॉल में खुद विलोम शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ये तो रटने के मुकाबले बहुत सशक्त तरीका है। तो चलिए इन उपसर्गों को थोड़ा करीब से देखते हैं। स्रोत सामग्री में सबसे पहला और आम उपसर्ग कौन सा बताया गया है? सबसे आम और प्रभावी उपसर्ग है अ या अन। इसका मुख्य काम होता है किसी भी सकारात्मक शब्द के आगे लगकर उसे सीधे नकारात्मक अर्थ में बदल देना। जैसे सभ्य का असभ्य। बिल्कुल, इसके आगे सिर्फ अ लगा और वो असभ्य बन गया। इसी तरह इष्ट में अन जुड़ने पर वो अनिष्ट बन जाता है। एक और बहुत अच्छा शब्द है आहूत, जिसका मतलब सम्मान के साथ बुलाया गया होता है। सही कहा। जब इसमें अन लगता है तो ये अनाहूत बन जाता है, यानी वो जो बिना बुलाए आ गया हो। आहूत और अनाहूत, ये बहुत ही सुंदर जोड़ा है। इसी सूची में मैंने एक शब्द देखा जिस पर स्रोत सामग्री में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, रित। ये काफी प्राचीन शब्द लग रहा है। हाँ, इस शब्द का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे परीक्षाओं के नजरिए से वीवीआई यानी अति महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा। रित कोई साधारण शब्द नहीं है। वैदिक काल में इसका अर्थ होता था शाश्वत सत्य या प्राकृतिक नियम। जब इस सकारात्मक शब्द में अन उपसर्ग जुड़ता है तो ये अनृत बन जाता है। अनृत यानी झूठ। बिल्कुल। ये जोड़ा परीक्षा में बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह आम बोलचाल से गायब हो चुका है। परीक्षक ये देखना चाहता है कि उम्मीदवार की पकड़ भाषा की जड़ों तक है या नहीं। रित का अनृत, बहुत खूब। इसके अलावा और कौन से उपसर्ग हैं जो अर्थ पलटते हैं? मैंने अप उपसर्ग के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, अप बहुत महत्वपूर्ण है। इसका काम केवल नकारात्मक बनाना नहीं है, बल्कि ये किसी चीज के सम्मान या स्तर को गिराने का बोध कराता है। जैसे कीर्ति का अपकीर्ति। एकदम सही। कीर्ति का अर्थ है यश और अपकीर्ति मतलब बदनामी। इसी तरह मान का अपमान हो जाता है, शकुन का अपशकुन हो जाता है। अप हमेशा नीचे की तरफ खींचने वाला उपसर्ग है। ये समझना काफी आसान है। स्रोत में एक वी उपसर्ग भी था, वो कैसे काम करता है? वी का उपयोग हिंदी में बहुत व्यापक है। इसका अर्थ अक्सर उल्टा या विशेष दिशा में जाने का बोध कराता है। जैसे राग का मतलब होता है गहरा प्रेम। जब इसमें वी जुड़ता है तो वो विराग बनता है, यानी वैराग्य। हाँ, इसी तरह सम्मुख यानी जो ठीक सामने है, उसका विलोम विमुख हो जाता है। और इसी नियम के तहत शायद क्रय और विक्रय आते हैं। क्रय मतलब खरीदना और वी लगते ही विक्रय यानी बेचना। बहुत बढ़िया विश्लेषण। और आकर्षण का विकर्षण भी इसी का हिस्सा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम शब्दों की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पुर्जे जोड़कर नया अर्थ निकाल रहे हैं। क्या प्रति उपसर्ग भी ऐसा ही कुछ करता है? बिल्कुल। प्रति का मतलब होता है सामने वाला या विपरीत दिशा से आने वाली प्रतिक्रिया। जैसे अदालत में जो मुकदमा करता है वो वादी और जो बचाव करता है वो प्रतिवादी।
घात का प्रतिघात भी तो ऐसे ही बनता है ना। एकदम सही। एक आखिरी लेकिन बेहद शक्तिशाली उपसर्ग है निस या निर। ये किसी चीज की उपस्थिति को शून्य कर देता है। जैसे सजल का निर्जल। हाँ, जहां जल का पूरी तरह अभाव हो। जो सक्रिय है वो निष्क्रिय हो जाता है, जो सशुल्क है वो निःशुल्क हो जाता है। तो अगर कोई सिर्फ इन उपसर्गों का विज्ञान समझ ले तो उसका आधा काम तो वहीं आसान हो जाएगा। निसंदेह। परीक्षा के दबाव में कोई नया शब्द देखकर घबराने के बजाय सीधे उसके उपसर्ग पर ध्यान देना चाहिए। वहां से निष्कासन विधि यानी एलिमिनेशन अपने आप सक्रिय हो जाती है। लेकिन देखिए, भाषा के हर नियम के साथ कुछ अपवाद भी होते हैं। सजातीयता और उपसर्गों के इस शानदार नियम के बावजूद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। हाँ, और इन शब्दों के मूल अर्थ न पता होने के कारण अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। तो चलिए उन प्रमुख और खतरनाक शब्दों का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वही शब्द लेते हैं जिसने इस चर्चा की नींव रखी थी, स्थावर। ये शब्द वाकई खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी को स्थावर का मतलब ही न पता हो तो कोई भी नियम काम नहीं आएगा। हम आम जिंदगी में तो नहीं कहते कि ये पेड़ स्थावर है। सच कहूं तो आधुनिक बातचीत में इसका इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया है, सिवाय कानूनी दस्तावेजों के। स्थावर का शाब्दिक अर्थ होता है वो जो एक जगह स्थिर रहे, जिसमें गति न हो, जैसे पहाड़। और इसका विलोम जो परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा जा चुका है वो है जंगम। जंगम का मतलब जो चल फिर सके, हाँ, जिसमें गति हो, जैसे मनुष्य या जानवर। ये किसी वस्तु की मूल अवस्था को दर्शाने वाला बहुत गहरा जोड़ा है। स्थावर का जंगम बहुत काव्यात्मक है। इसी श्रेणी में एक और भारी शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक भी तत्सम की श्रेणी में बहुत उच्च स्थान रखता है। इसका मतलब होता है एकदम प्राकृतिक। अब लोग सोच सकते हैं कि इसका विलोम अप्राकृतिक होगा, लेकिन वो गलत होगा। हाँ, क्योंकि सटीक व्याकरणिक विलोम होता है कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ है मानव निर्मित या बनावटी। अवस्था को बताने वाला एक और शब्द है आर्द्र, यानी नमी वाला। और इसका विलोम शुष्क होगा, यानी एकदम सूखा। बिल्कुल सही। शब्दों की एक और श्रेणी जो स्रोत में काफी दिलचस्प है, वो शुरुआत और अंत को दर्शाने वाले शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चलिए इस काम का श्री गणेश करते हैं। और इसी संदर्भ में जब काम समाप्त करना हो तो उसका विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम इतिश्री। इसी तरह प्राचीन ग्रंथों में एक और जोड़ा मिलता है, अथ और इति। हाँ, मैंने देखा है। अथ प्रथम अध्याय मतलब यहाँ से शुरुआत, और अंत में इति। और शुरुआत की बात हो और ब्रह्मांड की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक शब्द है सृष्टि, जिसका अर्थ है निर्माण, और इसका विलोम तो स्पष्ट रूप से प्रलय ही होगा, यानी विनाश। इसी निर्माण और विनाश में एक और शब्द है उन्मूलन। अक्सर प्रशासनिक परीक्षाओं में आता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, जिसका अर्थ है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इसका विलोम लगाना क्यों नहीं हो सकता? फिर से वही सजातीयता का नियम याद कीजिए। लगाना एक सामान्य तद्भव क्रिया है, उन्मूलन तत्सम है, इसलिए इसका विलोम रोपण होता है, जैसे वृक्षारोपण। अरे हाँ, एक तरफ जड़ से उखाड़ना, दूसरी तरफ नई जड़ें जमाना। एकदम स्पष्ट हो गया। इसके अलावा इंसानी व्यवहार से जुड़े भी कुछ शब्द हैं। हाँ, जैसे उग्र। उग्र का मतलब होता है बहुत तेज या हिंसक। इसका विलोम होता है सौम्य, यानी एकदम शांत और सहज। और मूक का वाचाल। बिल्कुल, मूक यानी शांत और वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। समाजशास्त्र का एक शब्द है जो मुझे हमेशा भ्रमित करता था, व्यष्टि। ये बहुत जटिल लगता है। व्यष्टि का प्रयोग तब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति या एक इकाई की बात कर रहे होते हैं, और इसका विलोम होता है समष्टि, जिसका अर्थ है पूरा समाज या समूह। मतलब एक पेड़ व्यष्टि है और पूरा जंगल समष्टि। कितना खूबसूरत और सटीक उदाहरण है ये। शुक्रिया। और पदों को लेकर भी तो ऐसे शब्द होते हैं ना? जी, जूनियर और सीनियर के लिए। हाँ, कार्यालयी हिंदी में अवर का मतलब जूनियर होता है, और इसका विलोम प्रवर होता है, जिसका मतलब सीनियर होता है। लोक सेवा आयोग अक्सर प्रवर और अवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षाएं कराता है। इसके अलावा और कौन से खतरनाक शब्द बचे हैं? मौसम से जुड़ा एक है अतिवृष्टि, यानी बहुत ज्यादा बारिश। इसका विलोम अनावृष्टि होता है, यानी सूखा पड़ना। और नियमों से जुड़ा है अनिवार्य, जिसे टाला ना जा सके। तो इसका विलोम ऐच्छिक या वैकल्पिक होगा। एकदम सही। और अनुलोम का प्रतिलोम, ये तो योग करने वालों ने सुना ही होगा। हाँ, अनुलोम यानी सीधी दिशा में, और प्रतिलोम
उल्टी दिशा में। और इस चर्चा को समेटते हुए एक दार्शनिक शब्द लेते हैं, यथार्थ। यथार्थ का मतलब है कटु सत्य, जैसी दुनिया असल में है। और इसका विलोम आदर्श या कल्पित। बिल्कुल, आदर्श का मतलब है जैसा होना चाहिए। यथार्थ और आदर्श के बीच का जो खिंचाव है वो इस शब्द को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ, सच में। मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हर चीज का एक सीधा उल्टा होता है ना, जैसे दिन का रात या ऊपर का नीचे। जैसे किसी एक्सरे रिपोर्ट में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब हम इन स्लाइड्स की गहराई में उतरते हैं ना, तो पता चलता है कि ये साफ सुथरा दिखने वाला कमरा असल में एक भूल भुलैया है, जहां अच्छे अच्छे लोग रास्ता भटक जाते हैं। देखो, भाषा कोई गणित का समीकरण तो है नहीं जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक जीता जागता दस्तावेज है। सही कहा। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम शब्दों को रटने के बजाय उनके काम करने के मैकेनिज्म को समझें। तो चलिए बिना देरी किए ज्ञान और व्यवहार वाले शब्दों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मुझे वो पहली स्लाइड बहुत पसंद है जहां अज्ञ के बारे में बताया गया है। अरे हाँ, अगर कोई इंसान किसी को अज्ञ कहे तो शायद सुनने वाला उसे थैंक यू बोल दे, ये सोचकर कि उसे ज्ञानी कहा जा रहा है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। देखो, यहाँ मूल धातु है ज्ञ, जिसका मतलब होता है ज्ञान, और जब इसके आगे अ उपसर्ग लगता है, जो कि नेगेटिव या नहीं का प्रतीक है, राइट? एकदम सही। तो अज्ञेय का मतलब हुआ वो इंसान जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, जो पूरी तरह अज्ञानी हो। स्लाइड में एक खाली दिमाग वाले कार्टून से इसे बहुत फनी तरीके से दिखाया गया है। हाँ, वो कार्टून बड़ा मजेदार है। लेकिन इसका जो विलोम है ना, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पसीने छुड़ाता है। लोग अज्ञ का उल्टा विज्ञ या प्रज्ञ देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि अ हटने से ज्ञान वापस आ गया, तो फिर आगे वी या प्र लगाने की क्या जरूरत है ना? बिल्कुल, यही तो मेरा भी सवाल है, ऐसा क्यों होता है? यहीं पर भाषा की गहराई आती है। अज्ञेय एक शून्य की अवस्था है। उस जीरो से बाहर निकलने के लिए एक विशेष लेवल के ज्ञान की जरूरत होती है। वी का मतलब है विशिष्ट। अच्छा, मतलब स्पेशल नॉलेज। हाँ, तो विज्ञ वो है जिसके पास विशिष्ट ज्ञान है, और प्र का मतलब है उच्च कोटि का। तो ये सिर्फ हाँ और ना का खेल नहीं है, बल्कि अज्ञानता से विद्वता तक की यात्रा है। अरे वाह, मतलब लॉजिक समझ आ जाए तो रटने की जरूरत ही नहीं। इसी सेक्शन में एक और खतरनाक जोड़ा है, कृतज्ञ और कृतघ्न। स्लाइड में जो वो पीठ में छुरा घोंपने वाली पिक्चर थी ना, वो एकदम परफेक्ट थी इसके लिए। हाँ, वो पिक्चर बहुत सटीक थी। कृतज्ञ तो हम सब जानते हैं, जो उपकार मानता हो। हाँ। लेकिन कृतघ्न बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो कृतज्ञ शब्द की आवाज ही बड़ी अजीब लगती है। मतलब इसके अंत में जो घृणा है ना, वो सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ चुभ रहा हो। बहुत नेगेटिव वाइब आती है इससे। और वो नेगेटिव वाइब कोई इत्तेफाक नहीं है। देखो, संस्कृत की जिस हन धातु से ये घ्ना बना है, उसका असली मतलब ये होता है मारना या नष्ट करना। बाप रे, सच में? हाँ, कृत मतलब जो उपकार किया गया, और घृणा मतलब उसे नष्ट कर देने वाला। मतलब जब कोई इंसान बुरे वक्त में मदद लेता है और बाद में मुंह फेर लेता है, तो वो सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, बल्कि वो उस अच्छे काम की हत्या कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। कृतज्ञ शब्द की जो कठोरता है ना, वो उस हरकत की सीरियसनेस को दिखाती है। यार, मतलब हमारी भाषा इंसानी फितरत के सबसे डार्क कोनों को कितनी बारीकी से पकड़ती है। इसी में एक निंदा और स्तुति का भी जोड़ा है स्लाइड में। और एक जो मुझे बहुत पसंद आया वो है गौरव और लाघव। गौरव और लाघव में ना भौतिक विज्ञान और समाजशास्त्र का बहुत बढ़िया संगम दिखता है। गौरव शब्द गुरु से बना है। गुरु मतलब टीचर? सिर्फ टीचर नहीं, गुरु का मूल अर्थ होता है भारी या वजनदार, जैसे गुरुत्वाकर्षण। तो समाज में जिस इंसान का कैरेक्टर बड़ा होता है, उसमें एक वजन होता है, उसे ही गौरव कहते हैं। अच्छा, तो इसका जो विलोम है लाघव, वो लघु से बना है, जिसका मतलब है छोटा या हल्का। एकदम सही। तो ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये सोसाइटी में किसी की रिस्पेक्ट और उसके वजूद के वजन को नापने का पैमाना है। और इसी तरह औदार्य, यानी जो दिल का बड़ा हो, और उसका उल्टा अनौदार्य। ये सारे शब्द ना इंसान के नेचर का पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखो, इंसानी मन को समझना तो फिर भी ठीक है। जब बात भौतिक आकारों की आती है ना, तो लगता है कि नियम सीधे होंगे, लेकिन वहां भी ट्विस्ट है। हाँ, वो जो आकार और प्रकृति वाली स्लाइड्स हैं,
जैसे एक शब्द है रिजु और उसका उल्टा वक्र। स्लाइड में एकदम सीधी हाईवे की सड़क थी और दूसरी तरफ वो पहाड़ों वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। हाँ, वो विजुअल बहुत क्लियर था। ज्यामिति में हम रिजु कोण पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट एंगल। तो रिजु का मतलब एकदम सीधी रेखा हुआ ना? हाँ, लेकिन प्रकृति में कुछ भी एकदम परफेक्टली सीधा नहीं होता। हर चीज में कोई ना कोई घुमाव होता है, इसीलिए इसका उल्टा वक्र है। जैसे भगवान गणेश को वक्रतुंड कहते हैं क्योंकि उनकी सूंड घुमावदार है। बिल्कुल सही उदाहरण। और इसी भौतिक वाले सेक्शन में एक और बढ़िया जोड़ा है, सूक्ष्म और स्थूल। हाँ, स्लाइड में इसके लिए चींटी और हाथी की फोटो थी। चींटी सूक्ष्म और हाथी स्थूल। वो याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो, जो बहुत बारीक हो, और स्थूल मतलब मैक्रो, जो बड़ा और भारी हो। लेकिन इसमें एक फिलॉसफी भी है। अच्छा, वो क्या? भारतीय दर्शन में ना आत्मा को सूक्ष्म माना गया है और शरीर को स्थूल। तो ये सिर्फ साइज नहीं, अस्तित्व की दो अलग-अलग स्टेट्स हैं। अरे वाह, ये तो काफी डीप है। वैसे स्टेट से याद आया, होने या ना होने को लेकर एक शब्द था स्लाइड में, आविर्भाव, जिसका मतलब है प्रकट होना। हाँ, और उसका उल्टा क्या था? तिरोभाव। लेकिन यहाँ मुझे ना हमेशा एक डाउट रहता है, अगर प्रकट होने का उल्टा गायब होना है, तो हम सीधे अदृश्य या लोप क्यों नहीं बोल देते? तिरोभाव में ऐसा क्या खास है यार? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, लोप का मतलब होता है हमेशा के लिए मिट जाना, खत्म हो जाना। लेकिन तिरोभाव का मतलब है पर्दे के पीछे छिप जाना। मतलब जैसे जादूगर गायब होता है, या फिर जैसे सूरज बादलों के पीछे चला जाता है, वो खत्म नहीं हुआ है, बस आपकी नजरों से ओझल हुआ है। आविर्भाव मतलब मंच पर आना, हाँ। और तिरोभाव मतलब बैकस्टेज चले जाना। अरे शानदार, ये बारीकी तो सच में गजब है। लेकिन ग्रामर वाले पार्ट में आकर ना मेरे सच में पसीने छूट जाते हैं। स्लाइड में एक ट्रिक थी संधि और समास को लेकर। हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्जाम्स के लिए। मतलब ये तो समझ आता है कि संधि का उल्टा विग्रह है। संधि मतलब जुड़ना और विग्रह मतलब अलग होना। लेकिन बहुत से लोग ना समास का उल्टा भी विग्रह ही लिखकर आ जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ, जबकि स्लाइड चीख कर बता रही थी कि समास का उल्टा व्यास होता है। ऐसा क्यों है? मतलब दोनों में शब्द टूट ही तो रहे हैं ना। देखो, ये भाषा विज्ञान की टेक्निकल बात है। हाँ। संधि जो है ना, वो ध्वनियों के लेवल पर होती है, अक्षरों का जुड़ना। इसलिए उसे अलग करने को विग्रह कहते हैं। अच्छा, और समास? समास शब्दों के लेवल पर होता है, सम और आस से बना है, जिसका मतलब है बहुत सारे शब्दों को पास पास बिठाकर सिकोड़ देना। तो अगर कोई चीज सिकुड़ गई है तो उसे वापस फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल, और फैलाने को ही संस्कृत में व्यास कहते हैं। जैसे महर्षि वेदव्यास का नाम भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने वेदों के ज्ञान को विस्तार दिया था। अरे गजब, मतलब समास का सटीक उल्टा व्यास ही हो गया। ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला था। अब थोड़ा समय वाले शब्दों पे आते हैं जो पेपर्स में हमेशा छपते हैं। हाँ, टाइम और सिचुएशन वाले शब्द तो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। एकदम, जैसे वो शब्द है अर्वाचीन। स्लाइड में इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक थी। शब्द सुनकर रखता है जैसे कोई हड़प्पा के जमाने की चीज हो। हाँ, और यही दिमाग हमारे साथ ट्रिक खेलता है। अर्वाचीन अर्वाक से बना है, जिसका मतलब होता है बात का या हाल ही का। मतलब ये बिल्कुल नया और मॉडर्न है। स्लाइड में इसके ऊपर एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की फोटो बनी थी। जो कि एकदम सही ट्रिक है, क्योंकि ये आम बोलचाल का शब्द नहीं है, तो हमें लगता है पुराना होगा। इसीलिए इसका उल्टा प्राचीन होता है। ये तो सच में धोखा है यार। समय से ही जुड़ा एक और जोड़ा है, चिरंतन या शाश्वत, मतलब जो हमेशा रहे, और इसका उल्टा है नश्वर। हाँ, नाश से बना नश्वर, मतलब जिसका एक न एक दिन अंत तय है। और इसी सेक्शन में उत्कर्ष और अपकर्ष भी थे ना? हाँ, उत्कर्ष मतलब तरक्की और अपकर्ष मतलब नीचे गिरना। लेकिन एक स्लाइड थी जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, तिमिर और आलोक वाली स्लाइड। अच्छा, उसमें क्या डाउट हुआ आपको? मतलब एग्जाम में सीधे सीधे अंधकार और प्रकाश क्यों नहीं पूछ लेते? तिमिर और आलोक इतने भारी शब्द क्यों यूज किए जाते हैं? क्या इनमें कोई टेक्निकल अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये कॉन्टेक्स्ट की बात है। अंधकार एक फिजिकल चीज है जहां लाइट नहीं है, लेकिन तिमिर का आयुर्वेद और पुराने साहित्य में मतलब एक ऐसी बीमारी से होता है जो इंसान को अंधा कर देती है। ओहो, मतलब अज्ञानता या भ्रम का अंधेरा। एकदम सही। और आलोक सिर्फ कोई जलता हुआ बल्ब नहीं है, ये चेतना और नॉलेज की लाइट है।
तो जब कोई तिमिल में फंसा होता है तो उसे आलोक चाहिए होता है, सिर्फ रोशनी नहीं। यार ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल था। सिचुएशन वाले पार्ट में एक और मस्त जुड़ा था, आहूत और अनाहूत। मुझे वो बिन बुलाए मेहमान वाली ट्रिक बहुत फनी लगी। हाँ, आहूत मतलब वो जिससे पूरी रिस्पेक्ट और कार्ड देकर बुलाया गया हो, जैसे हवन में आहुति देते हैं ना। और अन्न लगा के बन गया अनाहूत। यानी वो जो शादी में बस पनीर खाने आ गए हों बिना इनविटेशन के। बिल्कुल। और सोसाइटी के हिसाब से देखें तो अनाहूत होना सिर्फ आ जाना नहीं है, बल्कि एक तय निमंत्रण व्यवस्था का रूल तोड़ना है। मतलब ये जो उपसर्ग है ना, प्रीफिक्सेस, इनका खेल बहुत खतरनाक है। ये पूरे शब्द की दिशा ही पलट देते हैं। हमारी अगली स्लाइड्स इसी एनाटॉमी पर थीं। हाँ, उपसर्गों का ये जो गणित है ना, ये बहुत क्लियर होता है लेकिन खतरनाक भी। ये मैथ्स के प्लस और माइनस की तरह काम करते हैं। जैसे अपेक्षा और उपेक्षा। अगर हम आज के डिजिटल टाइम से इसे जोड़ें, तो अपेक्षा मतलब आप वेट कर रहे हो कि कोई मैसेज का रिप्लाई करेगा, और उपेक्षा मतलब उसने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया। ये एनालॉजी बहुत सही है। देखो, दोनों में ईक्षा यानी देखने की धातु है। अप मतलब उम्मीद से देखना, और उप मतलब नजरें फेर लेना या इग्नोर कर देना। सिर्फ एक अ और ऊ का फर्क, और बात उम्मीद से सीधे बेइज्जती पर पहुंच गई। बिल्कुल। और ऐसा ही अनुरक्ति और विरक्ति में भी होता है। रक्ति मतलब लगाव, अनु मतलब किसी के पीछे चलना या जुड़ना। यानी प्यार या अटैचमेंट। हाँ, और जब वी लग जाता है तो वो विरक्ति बन जाता है, मतलब सबसे अलग हो जाना, मोह भंग हो जाना। अच्छा, इसी तरह अंतरंग मतलब अंदरूनी, हाँ, और बहिरंग मतलब बाहरी। हाँ, या फिर आकर्षण और विकर्षण। या तो वी ने पूरे चुंबक के पोल ही बाहर दिए। हाँ, ये वो शब्द हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, जो साधारण शब्दों की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। जैसे दक्षिण और वाम। स्लाइड में एक कंपास बना था। टेक्निकली तो दक्षिण मतलब राइट और वाम मतलब लेफ्ट होता है ना। हाँ, लेकिन देखो, ये सिर्फ दिशाएं नहीं है। इतिहास गवाह है कि कैसे ये शब्द हमारी राजनीति और समाज के दृष्टिकोण बन रहे हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग। अरे हाँ। संस्कृत में दक्षिण को बहुत शुभ माना जाता था और वाम को थोड़ा विद्रोही या उल्टा। हालांकि हम यहाँ किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे ओरिजिनल सोर्स के मुताबिक भाषा ने इन शब्दों को एक वैचारिक रूप दे दिया है। बिल्कुल, हम तो बस फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसी लिस्ट में ग्रस्त और मुक्त भी हैं, जैसे रोगग्रस्त और रोगमुक्त। लेकिन एक जोड़ा है जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया। अच्छा, वो कौन सा है? श्वास का विलोम उच्छ्वास। श्वास मतलब सांस लेना, तो हम सब रोज बोलते हैं, लेकिन उच्छ्वास शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी भरकम काम हो रहा है। सांस छोड़ने के लिए इतना टफ शब्द क्यों यार? ये संस्कृत की साउंड और मैकेनिक्स की वजह से है। उच्छ्वास बना है उत और श्वास से। उत का मतलब होता है ऊपर या बाहर की तरफ। ओहो, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा फेफड़ों से बाहर ऊपर की तरफ आती है। बिल्कुल, तो ये कोई टफ शब्द नहीं है, बस उस शारीरिक प्रोसेस का एकदम सटीक और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है। यार ये तो साइंस है पूरी। ऐसे ही स्लाइड में विपुल था, मतलब बहुत सारा, और उसका उल्टा स्वल्प, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, और भ्रांत मतलब जो भ्रम में हो, और निभ्रांत जिसका भ्रम दूर हो गया हो। और इस रैंक डिसाइडिंग लिस्ट का जो सबसे आखिरी जोड़ा है ना, वो सिर्फ ग्रामर नहीं है। वो इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है, परमार्थ और स्वार्थ। परमार्थ, परमार प्लस अर्थ मतलब सबसे ऊंचा उद्देश्य, दूसरों का भला करना, और स्व प्लस अर्थ यानी सिर्फ अपना फायदा देखना। तो देखा आपने, हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। इंसानी व्यवहार, परमार्थ और स्वार्थ सिर्फ बुक के विलोम शब्द नहीं है, ये वो चॉइस है जो हम हर दिन करते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं आज की इस पूरी मजेदार चर्चा को समेटूं, तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि ये विलोम शब्द सिर्फ रट्टा मारने वाली लिस्ट नहीं है। एकदम सही। अज्ञात से विज्ञ बनने की ये जो जर्नी है ना, ये बताती है कि भाषा जिंदा है। अगर आप ट्रिक से और शब्दों को तोड़कर उनका मतलब समझ लें तो रटने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, और इस नॉलेज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत शार्प हो जाती है। जब आपको पता है कि अंधकार और तिमिर में क्या फर्क है, तो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप एक पेंटिंग बनाते हैं शब्दों से। बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही आपने। तो चलिए अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने पूरे टाइम काले और सफेद, सही और गलत की बात की,
लेकिन क्या सच में इंसानी भाषा में हर गहरे शब्द का कोई परफेक्ट उल्टा होता है? ये सोचने वाली बात है ना? क्योंकि इंसान के इमोशंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बांटा जा सकता। बीच में एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है। जैसे कहते हैं प्यार का उल्टा नफरत है, लेकिन कई बार प्यार का असली विलोम गहरी उपेक्षा या इग्नोर करना होता है। हाँ, इंडिफरेंस। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप किसी शब्द का उल्टा सोचें तो ये जरूर सोचिएगा कि क्या सच में उसका कोई एक परफेक्ट उल्टा हो सकता है, या हम बस उस अनंत ग्रे एरिया को नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए स्टडी टेक